मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब तक अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास गोरा के भाग 16 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के क्रम में लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। गोरा ने 2-3 घंटे की नींद के बाद जागकर देखा कि विनय पास ही सोया हुआ है। देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठा। कोई प्रिय वस्तु सपने में खोकर जागकर यह देखे कि वह वस्तु खोई नहीं है, तब मन को जैसा संतोष होता है वैसा ही गोरा को हुआ। गोरा का जीवन विनय को छोड़ देने से कितना अधूरा हो जाता, विनय को पास ही देखकर आज उसने इस बात का अनुभव किया। इसी आनंद की लहर में गोरा ने विनय को उसका सिर हिलाकर जगा दिया और कहा, चलो एक काम है। गोरा का रोज सवेरे का एक नियमबद्ध काम था। पड़ोस के निम्न श्रेणी के लोगों के घर वह जाता था, उसकी मदद करने या उन्हें उपदेश देने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें देखने ही जाता था। पढ़े लिखे दूसरे लोगों के साथ उनका ऐसा मेलजोल कतई नहीं था। गोरा को वे लोग दादा ठाकुर कहते थे और कौड़ियां लगे हुक्के से उसका स्वागत करते थे। केवल इन लोगों का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए ही गोरा ने जबरदस्ती तंबाकू पीना शुरू कर दिया था। नंद इन लोगों में गोरा का खास भक्त था। बड़ई का लड़का था नंद, उम्र लगभग 22। बाप की दुकान में वह लकड़ी के बक्स तैयार किया करता था। मैदान में शिकार खेलने वालों में नंद के बराबर बंदूक का निशाना साधने वाला कोई न था। क्रिकेट के खेल में गेंद फेंकने में भी वह सबसे अव्वल था। अपने शिकार और क्रिकेट की टोलियों में गोरा ने भद्र घरों के विद्यार्थियों के साथ इन सब बढ़ई लुहार लड़कों को भी मिला लिया था। इस मिले जुले गुट में नंद सब तरह के खेलों और कसरत में सबसे आगे था। भद्र विद्यार्थियों में कोई कोई उसे ईर्ष्या भी करते थे, पर गोरा के शासन में सभी को उसे सरदार मानने को बाध्य होना पड़ता था। कुदाल लगने से पैर कट जाने के कारण यही नंद पिछले कुछ दिन से खेल के मैदान में नहीं आ रहा था। उस दिन गोरा विनय की बात को लेकर बेचैन था, इसलिए वह नंद के घर नहीं जा सका था। किंतु आज सवेरे ही वह विनय को लेकर बड़ई टोले में जा पहुंचा। नंद मर गया। ऐसी शक्ति, ऐसा तेज, ऐसा स्वास्थ्य, कर्मठ, इतनी कम उम्र और ऐसा नंद आज सवेरे मर गया। गोरा अपने सारे शरीर को कड़ा करके किसी तरह संभल कर खड़ा रह सका। नंद एक मामूली बड़ई का लड़का था। उसके न रहने से संसार की रफ्तार में क्षण भर की जो बाधा पड़ेगी उसे बहुत थोड़े ही लोग देख सकेंगे। लेकिन आज गोरा को नंद की मृत्यु असहनीय रूप से असमय और असंभव जान पड़ रही थी। गोरा ने तो देखा था कि उसमें कितना आत्मबल है। इतने और लोग जीते हैं, लेकिन उस जैसा प्राणवान तो कोई नहीं दिखता। कैसे मृत्यु हुई यह पूछने पर मालूम हुआ कि उसे धनुष्टकार हो गया था। नंद के बाप ने डॉक्टर को बुलाना चाहा था, किंतु नंद की मां ने जोर देकर कहा था कि उसके लड़कों को भूत लग गया है। ओझा सारी रात मंत्र पढ़कर और मारकर उसे झाड़ते रहे। बेहोश होने से पहले नंद ने गोरा को खबर देने का अनुरोध किया था, लेकिन गोरा आकर कहीं डॉक्टरी इलाज के लिए जिद न करने लगे, इस भय से किसी को नंद की मां ने गोरा तक खबर पहुंचाने नहीं जाने दिया। विनय ने वहां से लौटते समय कहा, कैसी अज्ञानता है और उसकी कैसी भयानक सजा। गोरा ने कहा, इस अज्ञान को एक तरफ करके और स्वयं को इससे बाहर मानकर अपने को तसल्ली मत दो। विनय, यह अज्ञानता कितनी बड़ी है और उसकी सजा भी कितनी भीषण है, यह अगर तुम साफ साफ देख सकते तो ऐसे आक्षेप का एक वाक्य कहकर पल्ला झाड़ सारे मामले से तटस्थ हो जाने की चेष्टा न करते।
मन के आवेग के साथ क्रमशः गोरा के कदम भी तेज होते गए। विनय उसकी बात का कोई उत्तर न देकर उसके बराबर कदम रखता हुआ साथ चलने की कोशिश में लग गया। गोरा कहता रहा, सारी जाति ने अंधता के हाथों अपनी अक्ल बेच दी है। देवता, भूत प्रेत, उल्लू, छींक, बृहस्पतिवार, बिल्ली, किस किस का डर है, इसका कोई अंत नहीं है। सत्य के साथ जगत में कैसे मर्दानगी से जूझना होता है, यह ये लोग कैसे जानेंगे। और हम तुम जैसे समझ लेते हैं कि हम लोगों ने दो चार पन्ने विज्ञान पढ़ लिया है, इसलिए हम इनके गुट में नहीं हैं। लेकिन यह निश्चित जानो, चारों ओर फैली हुई हिंसा की जकड़ से थोड़े से लोग किताबी विद्या के सहारे कभी अपने को बचा कर नहीं रह सकते। ये लोग जब तक दुनिया के चलने के नियम के आधिपत्य में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक लोग मिथ्याचार में जकड़े रहेंगे। तब तक हमारे शिक्षित लोग भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते। विनय ने कहा, शिक्षित लोग यदि बच भी जाएंगे तो क्या? शिक्षित हैं ही कितने? पढ़े लिखों को उन्नत करने के लिए ही दूसरों को उन्नत करना होगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि दूसरों को उन्नत करने में ही पढ़े लिखों की शिक्षा का सदुपयोग है। विनय का हाथ पकड़कर गोरा ने कहा, ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग अपनी भद्रता और शिक्षा के अभिमान में साधारण लोगों से अलग होकर मजे में निश्चिंत हो सकते हो, यह मैंने अक्सर देखा है। इसीलिए तुम्हें मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि नीचे के लोगों का निस्तार किए बिना यथार्थ में तुम्हारा निस्तार कभी नहीं होगा। नाव के तल में छेद हो तो नाव का मस्तूल कभी अकड़ कर नहीं चल सकता, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो। निरुत्तर होकर विनय गोरा के साथ चलता रहा। गोरा थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोल उठा, नहीं विनय, इसे मैं किसी तरह सहज भाव से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो ओझा आकर मेरे नंद को मार गया है, उसकी मार मुझ पर पड़ रही है, सारे देश पर पड़ रही है। इन सब बातों को मैं अलग अलग छोटी छोटी घटनाओं के रूप में किसी तरह नहीं देख पाता। फिर भी विनय को निरुत्तर देखकर गोरा भड़क उठा, विनय, मैं यह खूब समझता हूं कि मन ही मन तुम क्या सोचते हो। तुम सोचते हो यह जो सब अंधविश्वास और झूठ भारतवर्ष की छाती पर सवार है, इसका बोझ हिमालय के बोझ की तरह अडिग है, इसे कौन सरका सकता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता। सोचता तो बचता नहीं। जो कुछ भी हमारे देश को चोट पहुंचाता है, उसका प्रतिकार जरूरी है, फिर वह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो। और प्रतिकार एकमात्र हमारे ही हाथ में है, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। तभी मैं चारों ओर फैले इस दुख, अपमान, दुर्गति को सह सकता हूं। विनय ने कहा, देशव्यापी इतनी बड़ी दुर्गति के सामने अपने विश्वास को दृढ़ रखने का मुझे तो साहस ही नहीं होता। गोरा ने कहा, अंधेरा विस्तृत होता है और दिए की शिखा छोटी, पर इतने बड़े अंधकार के बजाय इतनी छोटी सी शिखा पर ही मैं अधिक आस्था रखता हूं। दुर्गति चिरस्थायी हो सकती है, किसी तरह भी यह बात मैं नहीं मान सकता। सारे विश्व की ज्ञान शक्ति, प्राण शक्ति उस पर भीतर और बाहर से बराबर चोट कर रही है। हम लोग छोटे ही क्यों न हो, उसी ज्ञान और प्राण के गुट में जा शामिल होंगे। वहां खड़े खड़े यदि मर भी जाएं, तो मन में यह निश्चय जानकर मरे कि हमारे गुट की जीत होगी। देश की जड़ता को ही सबसे बड़ा और प्रबल मानकर उसी का रोना लेकर पड़े नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं, संसार में शैतान के ऊपर श्रद्धा रखना और भूत से डरना एक बराबर है। दोनों का फल यही होता है कि रोग की सही चिकित्सा की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। जैसा झूठा डर वैसा ही झूठा ओझा, दोनों ही हमें मारते रहते हैं। विनय, तुमसे मैंने बार बार कहा है, इस बात को एक क्षण भर के लिए भी, कभी सपने में भी असंभव मत समझो कि हमारा यह देश मुक्त होगा ही नहीं। अज्ञान उसे हमेशा जकड़े नहीं रहेगा, तथा यह अंग्रेज भी उसे अपनी व्यापार की नौका के पीछे पीछे सांकल से बांधे हुए नहीं ले जा सकेगा। मन में यही बात दृढ़ रखकर हमेशा तैयार रहना होगा।
भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए भविष्य में किसी एक दिन लड़ाई अवश्य शुरू होगी। तुम लोग इसी पर अपनी किस्मत छोड़कर निश्चिंत बैठे हो, किंतु मैं कहता हूं लड़ाई आरंभ हो गई है, हर क्षण हो रही है। ऐसे समय में भी अगर तुम निश्चिंत रह सकते हो तो इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती। विनय ने कहा, देखो गोरा, तुम में और अपने में एक अंतर मुझे यह दिखता है कि हमारे देश में प्रतिदिन राह चलते जो कुछ होता रहता है और बहुत दिन से जो होता चला आ रहा है, तुम उसे मानो रोज नई दृष्टि से देख पाते हो। जैसे हम सांस लेने को भूले रहते हैं, हमारे लिए भी यह सब वैसा ही है। न हमें आशा देता है, न हताश करता है। उसमें हमें न आनंद है, न दुख है। दिन पर दिन शून्य भाव से बीतते जाते हैं और इस सबके मध्य हम अपना या अपने देश का अनुभव ही नहीं करते। गोरा का मुंह सहसा लाल हो गया और माथे की नसें तन गईं। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर वह रास्ते के बीच जाती हुई दो घोड़ों वाली गाड़ी के पीछे दौड़ा और राह चलते लोगों को अपनी गरज से चौंकाता हुआ चिल्लाया, गाड़ी रोको। भारी घड़ी चेन पहने हुए एक बाबू गाड़ी हाँक रहे थे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और दोनों घोड़ों को चाबुक मारकर क्षण भर में भगाकर दूर निकल गए। एक बूढ़ा मुसलमान सिर पर फल सब्जी, अंडा रोटी, मक्खन आदि खाने पीने की चीजों को लेकर किसी अंग्रेज प्रभु की रसोई की ओर चला जा रहा था। चेन पहने हुए बाबू ने उसे गाड़ी के आगे से हट जाने की हाँक भी लगाई थी, पर बूढ़े के न सुन पाने से गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। बूढ़े के प्राण तो बच गए, लेकिन टोकरी की सब चीजें लुढ़क कर सड़क पर बिखर गई। क्रुद्ध बाबू ने कुछ बक्स से डैम सुअर की गाली देकर चाबुक उठाया और तड़ाक से बूढ़े के सिर पर जमा दिया। उसके माथे पर लहू की लाल रेखा खींच गई। बूढ़े ने अल्लाह कहकर लंबी सांस ली और जो चीजें बच गई थी उन्हें उठा उठाकर टोकरी में रखने लगा। गोरा भी मुड़कर बिखरी हुई चीजें बिन बिन कर उसकी टोकरी में रखने लगा। बूढ़ा मुसलमान एक अच्छे भले भद्र पथिक का ऐसा व्यवहार देखकर सकुचाते हुए बोला, आप क्यों कष्ट करते हैं बाबू, अब ये किसी काम नहीं आएगी। यह गोरा भी जानता था कि जो वह कर रहा है अनावश्यक है, और यह भी जानता था कि जिसकी सहायता की जा रही है उसे संकोच हो रहा है। वास्तव में सहायता के उस कार्य का कोई विशेष मूल्य नहीं था, लेकिन एक भद्रजन ने जिसका अपमान किया है, उसी अपमानित के साथ एक दूसरा भद्रजन अपने को मिलाकर धर्म की क्षुब्ध व्यवस्था में सामंजस्य लाने का प्रयत्न कर रहा है। यह बात राहगीर लोगों के लिए समझनी असंभव थी। टोकरी भर जाने पर गोरा ने बूढ़े से कहा, तुमसे तो इतना नुकसान सहा नहीं जाएगा, चलो हमारे घर चलो, पूरे दाम चुकाकर हम सब ले लेंगे। लेकिन बाबा, एक बात तुमसे कहूं, तुमने जो यह अपमान बिना कुछ कहे सह लिया, उसके लिए अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुसलमान ने कहा, कसूर जिसका है अल्लाह उसको सजा देंगे, मुझे क्यों देंगे। गोरा ने कहा, जो अन्याय सहता है वह भी दोषी है, क्योंकि दुनिया में अन्याय को बढ़ावा देता है। तुम मेरी बात समझोगे नहीं, पर याद रखो, दुष्ट के साथ भलमनसाहत धर्म नहीं है, उससे दुष्ट लोगों का हौसला बढ़ता है। तुम्हारे मोहम्मद साहब इस बात को समझते थे, तभी भले मानस के ढंग से उन्होंने धर्म प्रचार नहीं किया। गोरा का घर वहां से नजदीक नहीं था, इसलिए उस मुसलमान को गोरा विनय के घर ले गया। विनय की मेज के दराज के सामने खड़े होकर वह विनय से बोला, पैसा निकालो। विनय ने कहा, उतावले क्यों होते हो, तुम बैठो तो मैं दे रहा हूं। लेकिन एकाएक चाबी नहीं मिल सकी। अधीर होकर गोरा ने दराज को झटका दिया तो वह खुल गया। दराज के खुलते ही परेश बाबू के घर के लोगों का एक बड़ा फोटो सबसे पहले दिखाई पड़ा। उसे विनय ने अपने मित्र सतीश से प्राप्त किया था। गोरा ने उस मुसलमान को पैसे देकर विदा कर दिया, किंतु फोटोग्राफ के बारे में कोई बात नहीं की। इस विषय में गोरा के चुप लगा जाने से विनय भी कुछ बात न कह सका। हालांकि दो चार बातें हो जाने से विनय का मन स्वस्थ हो जाता। गोरा ने सहसा कहा, मैं चलता हूं। विनय ने कहा, वाह,
अकेले कैसे चल दिए? मुझे माँ ने तो तुम्हारे यहाँ खाने पर बुलाया है। चलो, मैं भी चलता हूँ। दोनों सड़क पर आ गए, किंतु गोरा ने रास्ते भर और कोई बात न की। मेज के दराज में वह फोटो देखकर फिर एक बार गोरा को याद हो आया कि विनय के चित्त की एक मुख्य धारा एक ऐसी दिशा में बह रही है जिससे गोरा के जीवन का कोई संपर्क नहीं है। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि बंधुत्व की स्नेह गंगा सूख जाए और नदी का सारा प्रवाह इस दूसरी ओर बहने लगे। यह छुपी आशंका गोरा के हृदय की गहराई में कहीं एक बोझ सी बन गई। हर काम और सोच विचार में अब तक दोनों बंधुओं के बीच कोई रुकावट न थी, लेकिन अब यह स्थिति बनाए रखना कठिन हो गया है। एक बिंदु पर विनय स्वतंत्र हो गया है। विनय यह समझ गया कि गोरा क्यों चुप लगा गया है, लेकिन नीरवता के इस बांध को जबरदस्ती तोड़ने में उसे संकोच हुआ। जिस जगह गोरा का मन आकर उलझ जाता है वहां सचमुच एक रुकावट है। यह विनय ने स्वयं भी अनुभव किया। उन्होंने घर पहुंचते ही देखा कि महिम रास्ते की ओर देखते हुए दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने दोनों बंधुओं को देखकर कहा, मामला क्या है? कल की रात तो तुम दोनों ने सोए बिना ही काट दी। मैं तो समझ रहा था शायद दोनों आराम से कहीं फुटपाथ पर पड़े सो रहे होंगे। कितनी देर हो गई है? जाओ विनय, जाकर नहाओ। विनय को नहाने के लिए भेजकर महिम गोरा की ओर मुड़े, बोले, देखो गोरा, तुमसे जो बात कही थी उस पर जरा सोच कर देखो। विनय भी अगर तुम्हें अनाचारी जान पड़ता है तो फिर आजकल के समाज में हिंदू पात्र मिलेगा कहाँ? और कोरा हिंदूपन होने से भी तो नहीं चलेगा। लिखाई पढ़ाई भी तो चाहिए। लिखाई पढ़ाई और हिंदूपन मिलने से जो चीज बनती है वह हमारे हिंदू मत से ठीक शास्त्रीय चीज तो नहीं होती, लेकिन ऐसी बुरी चीज भी नहीं होती। अगर तुम्हारी लड़की होती तब इस मामले में तुम्हारी राय मेरी राय से बिल्कुल मिल जाती। गोरा ने कहा, तो अच्छा ही है। मेरे ख्याल में विनय को कोई आपत्ति न होगी। महिम ने कहा, सुनो गोरा, विनय की आपत्ति की बात कौन सोच रहा है? तुम्हारी आपत्ति से तो पहले निपट लें। एक बार तुम अपने मुंह से विनय से अनुरोध करो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले ही उससे फल न हो तो न हो। गोरा बोला, अच्छा। मन ही मन महिम ने कहा, अब तो मेहरा की दुकान से संदेश और गैला की दुकान से दही रबड़ी की फरमाइश की जा सकेगी। गोरा ने मौका पाकर विनय से कहा, शशिमुखी के साथ तुम्हारे विवाह के लिए दादा दबाव डाल रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? विनय ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है, पहले यह बताओ। गोरा, मैं तो कहता हूं बुरा क्या है? विनय, पहले तो तुम बुरा ही कहते थे। हम दोनों में से कोई ब्याह नहीं करेगा, यह तो एक तरह से तय हो चुका था। गोरा बोला, अब यह तय समझो कि तुम ब्याह करोगे और मैं नहीं करूंगा। विनय ने कहा, क्यों? एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव क्यों? गोरा, अलग पड़ाव होने के भय से ही तो यह व्यवस्था की जा रही है। किसी को विधाता यो ही ज्यादा बोझ से लाद देते हैं और किसी को बिल्कुल सहज भार मुक्त। ऐसे असम प्राणियों को एक साथ जोत कर चलाना हो तो इनमें एक बाहर से बोझ लाद कर दोनों का बोझ बराबर करना पड़ता है। तुम विवाह करके कुछ जिम्मेदारी से लद जाओगे तो फिर हम तुम एक सी चाल से चल सकेंगे। कुछ हंसकर विनय ने कहा, अगर यही मनसा है तो ठीक है, बाट उसी पलड़े में डाल दो। गोरा ने पूछा, बाट के बारे में तो कोई आपत्ति नहीं है? विनय, भार बराबर करने के लिए तो हाथ पड़ जाए उसी से काम चल सकता है। वह पत्थर हो तो भी चल सकता है, ढेला हो तो भी। इस विवाह के प्रस्ताव में गोरा ने क्यों उत्साह दिखाया है यह समझने में विनय को देर न लगी। गोरा को आशंका हुई थी विनय कहीं परेश बाबू के परिवार में विवाह न कर ले। यह समझकर मन ही मन विनय हंसा। ऐसे विवाह का संकल्प तो क्या, संभावना भी क्षण भर के लिए उसके मन में उदित नहीं हुई। वह तो हो ही नहीं सकता। जो भी हो, शशिमुखी से विवाह हो जाने पर ऐसी आशंका जड़मूल से उखड़ जाएगी और वैसा होने पर दोनों का बंधु भाव फिर स्वस्थ और निर्बाध हो जाएगा और परेश बाबू के परिवार से मिलने जुलने में भी किसी ओर से उसे संकोच करने का कोई कारण न रहेगा।
यही सोचकर शशिमुखी से विवाह के लिए उसने सहज ही सहमति दे दी। दोपहर के भोजन के बाद रात की नींद की कमी पूरी करते करते दिन बीत गया। दोनों बंधुओं में दिन भर और कोई बात नहीं हुई, पर सांझ को जब सारे जगत पर अंधकार का पर्दा पड़ जाता है, तब मानो बंधुओं के मन का पर्दा उठ जाता है। ऐसे झुटपुटे के समय छत पर बैठे बैठे विनय ने सीधे आकाश की ओर ताकते हुए कहा, देखो गोरा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारे स्वदेश प्रेम में एक बहुत बड़ा अधूरापन है। हम लोग भारतवर्ष को आधा ही करके देखते हैं। गोरा ने पूछा, वह कैसे? विनय, भारतवर्ष को हम केवल पुरुषों का देश मानकर देखते हैं, स्त्रियों को बिल्कुल देखते ही नहीं। गोरा, तो तुम अंग्रेजों की तरह शायद घर में और बाहर, जल थल और आकाश में, आहार विहार और कर्म में, सब जगह स्त्रियों को देखना चाहते हो। उसका नतीजा यही होगा कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक मानना होगा। उससे भी दृष्टि में सामंजस्य नहीं रहेगा। विनय, नहीं नहीं, मेरी बात को ऐसे उड़ा देने से तो नहीं चलेगा। अंग्रेजों की तरह देखने या न देखने का सवाल कहां उठता है। मैं तो यह कहता हूं कि इतना तो सत्य है कि स्वदेश में स्त्रियों के अंश को हम लोगों ने अपने चिंतन में उचित स्थान नहीं दिया है। तुम्हारी ही बात लो, स्त्रियों के बारे में तुम कभी क्षण भर भी नहीं सोचते। तुम्हारी राय में देश मानो नारी विहीन ही है। ऐसा समझना कभी सत्य समझना नहीं हो सकता। गोरा, मैंने अपनी मां को जब देखा है, जाना है, तब अपने देश की सभी स्त्रियों को एक उसी रूप में देख और जान लिया है। विनय, यह तो अपने को भुलावा देने के लिए तुम आलंकारिक बात कर रहे हो। घर के कामकाज के बीच हम घर की स्त्रियों को अति परिचित भाव से देखते हैं, उससे ही वास्तविक देखना नहीं होता। गृहस्थी के कामकाज से बाहर यदि हमारे देश की स्त्रियों को हम देख पाते, तो स्वदेश के सौंदर्य और संपूर्णता को देखते देश की एक ऐसी छवि दिखाई देती जिसके लिए प्राणोत्सर्ग आसान होता। कम से कम यह मानने की भूल हमसे कभी न होती कि देश में स्त्रियां मानो कहीं हैं ही नहीं। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों के समाज से अपनी तुलना करने लगते ही तुम आग बबूला हो उठोगे। वह मैं करना भी नहीं चाहता। यह भी मैं नहीं जानता कि ठीक किस हद या किस ढंग से हमारे समाज में स्त्रियों के आगे आने से उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यह हमें मानना होगा कि स्त्रियों के छिपे रहने से हमारा स्वदेश हमारे लिए आधा ही सच है। यह हमारे हृदय को पूरा या पूरी शक्ति नहीं दे सकता। गोरा, लेकिन तुम्हें हठात यह बात इस समय कैसे सूझ गई? विनय, हाँ, अभी ही सूझी है और हठात सूझी है। इतना बड़ा सत्य मैं इतने दिन से नहीं जानता था, अब जान गया हूं। अपने को इसके लिए भाग्यवान समझता हूं। जैसे हम लोग किसान को केवल उसकी खेती के या जुलाहे को केवल उसकी बुनाई के बीच देखते हैं, इसीलिए उन्हें छोटी जाति मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। वे हमें पूरी दिखती ही नहीं और इस छोटे बड़े के भेद के कारण ही देश कमजोर हुआ है। ठीक उसी तरह देश की स्त्रियों को भी केवल चौका बासन और कुटाई पिसाई से घिरी हुई देखकर हम स्त्रियों को केवल मादा मानकर उन्हें ओछी नजर से देखते हैं। इससे हमारा सारा देश अधूरा हो जाता है। गोरा, जैसे दिन और रात पूर्ण दिवस के दो भाग हैं, वैसे ही पुरुष और स्त्री समाज के दो अंश हैं। समाज की स्वाभाविक अवस्था में स्त्री रात की तरह ओझल ही रहती है। उसका सारा कार्य गुण और निभृत है। अपने कार्य के हिसाब से हम रात को नहीं गिनते, लेकिन न गिनने से ही उसका जो गंभीर कार्य है उसमें से कुछ भी घट नहीं जाता। वह गोपन विश्राम के बहाने क्षतिपूर्ति करती है, हमारे पोषण में सहायक होती है। जहां समाज की व्यवस्था अस्वाभाविक है, वहां जबरदस्ती रात को दिन बनाया जाता है। गैस जलाकर मशीनें चलाई जाती हैं, बत्तियां जलाकर रात भर नाच गाना जमता है। उसका परिणाम क्या होता है? यही कि रात का जो स्वाभाविक अलक्षित काम है वह नष्ट हो जाता है। अनिद्रा से थकान बढ़ती जाती है, क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती, इंसान उन्मादी हो उठता है। ऐसे ही स्त्रियों को ही यदि हम खुले कर्म क्षेत्र में खींचकर ले आएं, तो उससे उनके निगूढ़ कर्म की अवस्था नष्ट हो जाती है।
उससे समाज का स्वास्थ्य और शांति नष्ट होती है। समाज पर एक पागलपन सवार हो जाता है। उस पागलपन से कभी शक्ति का भ्रम हो सकता है, किंतु यह शक्ति विनाश करने की शक्ति है। शक्ति के दो अंश होते हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त, एक उद्योग और एक विश्राम, एक प्रयोग और एक संवरण। शक्ति का यह सामंजस्य नष्ट करने से वह क्षुब्ध हो उठती है, लेकिन वह क्षोभ मंगलदायक नहीं है। नर नारी समाज शक्ति के दो पक्ष हैं। पुरुष व्यक्त है, लेकिन व्यक्त होने से ही वह बड़ा है ऐसा उचित नहीं है। नारी अव्यक्त है। इस अव्यक्त शक्ति को अगर केवल व्यक्त करने की कोशिश की जाएगी तो समाज का सारा मूलधन खर्च करके तेजी से उसे दिवालियापन की ओर ले जाना ही होगा। इसीलिए कहता हूं कि पुरुष लोग अगर यज्ञ के क्षेत्र में रहें और स्त्रियां भंडारे के पीछे, तभी स्त्रियों के अदृश्य रहने पर भी यज्ञ ठीक से संपन्न होगा। सारी शक्ति को जो लोग एक ही जगह, एक ही दिशा में, एक ही ढंग से खर्च करना चाहते हैं, वे पागल हैं। विनय, गोरा, जो तुमने कहा है मैं उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहता, किंतु जो कुछ मैंने कहा था तुमने भी उसका प्रतिवादन नहीं किया। असल बात गोरा, देखो विनय, इनसे आगे इस मुद्दे को लेकर और अधिक बहस करना कोरी दलीलबाजी होगी। मैं मानता हूं कि तुम आजकल स्त्रियों के मामले में जितने सजग हो उठे हो, मैं अभी उतना नहीं हुआ। इसीलिए जो अनुभव तुम करते हो, मुझे भी वही अनुभव कराने की चेष्टा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए फिलहाल यही क्यों न मान लिया जाए कि इस मामले में हम दोनों की राय नहीं मिल सकती। इस तरह गोरा ने बात उड़ा दी, लेकिन बीज को उड़ा देने से भी अंत में वह भूमि पर ही गिरता है और गिरकर सुयोग होने पर उसमें अंकुर ही फूटता है। अब तक जीवन के क्षेत्र में गोरा ने स्त्री जाति को अलग कर रखा था। उसने इसे कभी सपने में भी अभाव या क्षति के रूप में अनुभव नहीं किया था। आज विनय की बदली हुई अवस्था देखकर संसार में स्त्री जाति की विशेष सत्ता और प्रभाव उसके सामने प्रकट हो उठा। लेकिन इसका स्थान कहाँ है, इसका प्रयोजन क्या है, यह वह किसी तरह स्थिर न कर सका। इसलिए विनय के साथ इस बारे में और बहस करना उसे अच्छा नहीं लगा। इस विषय को न वह अस्वीकार कर पा रहा था, न उस पर अधिकार कर पा रहा था। इसीलिए वह उसे वार्तालाप से अलग ही रखना चाहता था। विनय जब रात को घर लौट रहा था, तब आनंदमयी ने उसे बुलाकर पूछा, विनय, सुनती हूं कि तुम्हारा विवाह शशिमुखी के साथ ठीक हो गया है, यह सच है? लजाई हुई हंसी के साथ विनय ने कहा, हाँ मां, गोरा ही शुभ कर्म का करता है। आनंदमयी बोली, शशिमुखी अच्छी लड़की है, लेकिन बेटा तुम बचपना मत करो। तुम्हारा मन मैं समझती हूं। विनय, तुम कुछ दुचित्ते हो रहे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी में यह किए डाल रहे हो। अब भी सोचकर देखने का समय है। अब तुम सयाने हो गए हो, इतना बड़ा काम बिना विचारे मत करो। यह कहते हुए आनंदमयी ने विनय का कंधा सहला दिया। विनय कुछ कहे बिना वहां से धीरे धीरे चला गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।